तो चलिए दोस्तों, आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्थिर वैद्युतिकी का पार्ट नंबर 3 पढ़ेंगे और इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कूलॉम्स लॉ यानी कूलॉम का नियम। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कूलॉम्स लॉ। मैं टॉपिक लिख देता हूँ, आज कौन कौन सा टॉपिक हमें कवर करना है। पहला है आपका कूलॉम्स लॉ, मैं थोड़ा इधर लिख देता हूँ यहाँ पे कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ यानी कूलॉम का नियम, खूब आराम हम समझेंगे, ये पूरा बेस होगा हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, कूलॉम का नियम। इसमें दूसरा टॉपिक हम इसमें हम बात करेंगे तुरंत न्यूमेरिकल्स की, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स यानी आंकिक प्रश्नों की। इसमें हम बात करेंगे दोस्तों कूलॉम्स लॉ के कौन कौन से गुण हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ कूलॉम्स लॉ। ठीक है, इसकी क्या खासियत होती है, किन किन कंडीशंस पर ये काम करते हैं, कहाँ डिपेंड करते हैं, कैसे, ये सारी चीज़ें यानी प्रॉपर्टीज ऑफ कूलॉम्स लॉ। प्रॉपर्टीज ऑफ कूलॉम्स लॉ। इसमें दोस्तों हम बात करेंगे गुरुत्वाकर्षण बल और स्थिर वैद्युत बल यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, इन दोनों में क्या समानताएं हैं और क्या अंतर है, मतलब इनमें डिफरेंसेस क्या हैं और इनमें आपकी जो है सिमिलरिटीज क्या हैं। ठीक ना, तो यहाँ पर मैं ऐसे लिख देता हूँ कंपैरिजन बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इतने पॉइंट्स हम समझेंगे और बीच में हम एक जगह आपको मेथड ऑफ चार्जिंग भी बीच में ही हम बता देंगे क्वेश्चंस में ही। तो ध्यान से समझते चलिए एक एक चीज़, यानी आवेशन की विधियां कौन कौन सी जो कि रह गया था, इसको हम यहाँ पे कवर कराते हैं। ठीक है, तो पहला है हमारा कूलॉम का नियम, दूसरा हमें आंकिक प्रश्न की बात करनी है, तीसरा हमें कूलॉम के जो नियम है उससे संबंधित जितने भी गुण हैं उसकी जो प्रॉपर्टी है, उसके बाद हमें इनमें कंपेरिजन करना है बिटवीन द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कूलॉम्स लॉ की। तो कूलॉम्स लॉ क्या है, व्हाट इज कूलॉम्स लॉ। तो ध्यान से समझिएगा, दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, यानी दो स्थिर आवेश, अब जो आवेश हैं वो भी तो एक कण ही है, यानी एक पार्टिकल ही तो है। ध्यान से समझिएगा, मान लीजिए एक चार्ज पार्टिकल है दैट इज Q1 और एक चार्ज पार्टिकल है एंड दैट इज Q2। देयर आर टू चार्ज पार्टिकल, यहाँ पर दो आवेशित कण हैं और इन दोनों आवेशित कणों के बीच की जो दूरी है यानी जो डिस्टेंस है, मान लेते हैं वो है डिस्टेंस r। ठीक है, अब इन दोनों के बीच लगने वाला आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल, अब ये तो आप समझ ही रहे होंगे कि अगर दोनों चार्ज एक ही प्रकृति के हैं यानी दोनों आवेश एक ही नेचर के हैं, दोनों चार्ज एक ही नेचर के हैं, देन दे विल रिपेल टू ईच अदर, ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। और अगर विपरीत प्रकृति के हैं यानी धनात्मक है ऋणात्मक है तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ये कोई नई चीज नहीं है, आपको पता है। मेन पॉइंट ये है यहाँ पर समझने वाली कि जो इनके बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का परिमाण है वो कूलॉम ने कुछ इस तरीके से बताया, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 लिखते हैं हम, लेकिन ध्यान रखें, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यहाँ पर हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। मतलब अगर मान लीजिए ये चार्ज की वैल्यू गिवन है, मान लीजिए -2 इंटू 10⁻³ कूलम, तो -2 इंटू 10⁻³ जो है यहाँ पर वैल्यूज पुट नहीं करेंगे, यहाँ पर हम इसके मॉड की वैल्यू पुट करेंगे। मॉड मतलब इसकी पॉजिटिव वैल्यू, तो ये आपको पता है, ये ध्यान रखिएगा। तो अब मैं इसको मॉडुलस फॉर्म में नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पर सीधे ध्यान रखिएगा आप कि ये परिमाण है Q1 इंटू Q2। और दूसरा इन्होंने बताया कि F जो होता है वो दूरी के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब ये फॉर्मूला इनके दिमाग में कहां से आया, पहले हम ये समझते हैं। तो ये बात है 1785 की, 1785 की बात है। ये जो कूलॉम थे ना, ये जो कूलॉम थे ये न्यूटन से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, न्यूटन से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। मतलब ये न्यूटन को अपना आदर्श मानते थे, आइडियल मानते थे। तो इन्होंने ये सोचा कि क्यों ना गुरुत्वाकर्षण बल जो कि न्यूटन ने दिया था, गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला आप सबको पता है, F = G
m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर। ध्यान से समझिएगा, इन्होंने सोचा क्यों ना कुछ ऐसा फॉर्मूला सोचा जाए, और इन्होंने बिल्कुल उसी फॉर्मेट से एक फॉर्मूला यहाँ पे तैयार किया, q1 q2 और ये डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रूफ। ये पूरा जो फॉर्मूला है ये प्रैक्टिकली बेस्ड है, मैथमेटिकली ये प्रूव्ड नहीं है, ध्यान रखिएगा। दिस फॉर्मूला इज प्रैक्टिकली प्रूव्ड, ये प्रायोगिक रूप से सत्य है, ये आंकिक रूप से कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि मतलब मैथमेटिक्स से निकाला गया हो, इस तरीके से नहीं है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और मैं आपको बता देता हूं, ये जो कैपिटल जी की वैल्यू है, ये जो कैपिटल जी की वैल्यू है, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, ये जो कांस्टेंट नियतांक की वैल्यू है, इसको केवेंडिक्स के पास एक टॉर्सनल वैलेंस था, एक एठन तुला नाम, ध्यान रखिएगा एठन तुला था, एठन तुला यानी टॉर्सन वैलेंस था, तो उसकी मदद से इन्होंने कैपिटल जी की वैल्यू केवेंडिक्स ने निकाला था। और इन्होंने यहाँ पर जो कांस्टेंट अभी हम लगाएंगे, इन्होंने उसी टॉर्सन वैलेंस से इन्होंने भी जो है कूलम ने भी उस कांस्टेंट की वैल्यू निकाली थी। तो कहने का मतलब ये है कि ये फॉर्मूला कुछ कुछ मिलता जुलता, आप देखो यहाँ पर m1 m2 लिया गया है यानी द्रव कणों के द्रव्यमान लिए गए हैं, और यहाँ पर q1 q2 लिया गया है यानी आवेशों का क्या, आवेशों का मात्रा यानी कणों के आवेश की वैल्यू ली गई है q1 q2, और दूरी का स्क्वायर, यहाँ भी उल्टा रिलेशन है, इनवर्सली है, व्युत्क्रमानुपाती, और यहाँ भी है। तो आप ये समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये जो है कूलम्ब्स लॉ ने इसको सोचा होगा फॉर्मूले को। तो फाइनली अपने पॉइंट पे आते हैं। यहाँ पर इन्होंने बताया इनके बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन जो है इस रिलेशन से बताया इन्होंने, और इस तरीके से अगर हम दोनों को कंबाइन करते हैं तो ये निकल के आता है फॉर्मूला आर स्क्वायर। और ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हमारा जो है यही है दो चार्जेस के बीच में फोर्स निकालने का फॉर्मूला। अब जब यहाँ पर बात आती है कांस्टेंट की, तो यहाँ पर अभी हम फिलहाल एक कांस्टेंट लगा देते हैं जो जनरली हम हर जगह लगाते हैं, के। अभी हमने यहाँ पर एक के लगा दिया, और इस चैप्टर में पूरा ये जो खेल है इसी के का है, ध्यान से समझिएगा। इस पूरे चैप्टर में जो खेल है मैं आपको बताऊं इस के का है, इस के का है। कैसे इसको समझते हैं, जब बात होती है, ध्यान समझिएगा। अब कैसे निकाला होगा जरा ये खुद सोचो आप। फोर्स कैलकुलेट तो कर ही सकते थे उस जमाने में कूलम, क्योंकि न्यूटन का जो फॉर्मूला था F बराबर ma, उससे फोर्स कैलकुलेट करना बहुत आसान हो गया था। तो F दोनों चार्जेस को की वैल्यूज उन्हें पता है, प्रैक्टिकल अगर करेंगे तो q1 q2 की वैल्यू पता है, कितनी दूरी पर रखा गया है ये भी पता है, F देख लेंगे कि कितना आ रहा है, फोर्स की वैल्यू कितनी कैलकुलेट हो रही है, और इस तरीके से यहां से k की वैल्यू निकाल सकते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये पाई गई कि जब दोनों चार्जेस को वैक्यूम में रखा गया, किस में रखा गया, वैक्यूम में रखा गया, वैक्यूम में, तो ये जो k की वैल्यू मिल रही थी, ये k की वैल्यू कुछ ये मिल रही थी 9 इंटू, वैसे 8.98 होता है, जिसको हम राउंड ऑफ करके, ये वास्तव में ये वैल्यू ऐसे होती है 8.995 कुछ इस तरीके से वैल्यू होती है 10 की पावर 9। अब आप इसको रफली 9 ही तो लिखोगे कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, तो 9 इंटू 10 की पावर 9 वैल्यू मिल रही थी इस स्मॉल के की वैल्यू, किसके लिए, एयर यानी ये वैक्यूम के लिए, वैक्यूम के लिए यानी निर्वात के लिए, किसके लिए, निर्वात में, यानी जब आवेशों को निर्वात में रखा जा रहा था तो ये के की वैल्यू इतनी मिल रही थी। फिर उसके बाद इन्हीं आवेशों को इसी दूरी पर दूसरे माध्यम में रख के देखा गया, यानी डिफरेंट मीडियम में रखा गया, यानी अभी ये वैक्यूम में है, एयर में रख के देखा गया, एयर में और वैक्यूम में लगभग सेम पाया गया। वैसे एग्जैक्टली से कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, वैक्यूम में और एयर में दोनों में फोर्सेस एक्चुअल में अलग अलग लगते हैं, ध्यान रखिएगा। सबसे ज्यादा फोर्स वैक्यूम में लगता है सेम डिस्टेंस पर अगर वो चार्जेस रखें तो। अगर दो मीडियम के अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं, यानी दो माध्यम की अगर हम तुलना कर रहे हैं, तो उस माध्यम में बल ज्यादा लगता है। अगर दूरियां बराबर होनी चाहिए तो वैक्यूम में यानी निर्वात में बल सबसे ज्यादा लगता है, उसके बाद नंबर एयर का आता है। लेकिन कभी भी आप कैलकुलेशन करोगे वैक्यूम या एयर दोनों के लिए सेम वैल्यू लेके चलते हैं, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। एक्चुअलिटी कुछ और है और लिखते कैसे हैं ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं कि जब इसको दूसरे मीडियम में रखा गया तो ये पाया गया कि जो फोर्सेस की वैल्यू यानी रेदर देन वैक्यूम एयर, उसको जब अदर मीडियम में रखा गया तो ये पाया गया कि जो फोर्स की वैल्यू है वो तो कम आ रही है, फोर्स की जो वैल्यू है वो तो कम आ रही है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर बल का मान अलग आ रहा है कुछ, इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये जो कूलाम्ब फोर्स है, यानी जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, यानी जो आप कह सकते हो स्थिर वैद्युत बल है, ये माध्यम पर निर्भर करता है। तो इसी के की वैल्यू को डिजाइन किया गया, इस के की वैल्यू को डिजाइन किया गया। तो सबसे पहले इस के की वैल्यू डिजाइन करने के लिए क्या किया गया, फॉर
एयर, ध्यान समझिएगा, फॉर एयर या फ्री स्पेस, फॉर एयर या फ्री स्पेस, ये पहला पॉइंट है नोट का जो आपको नोट्स बना लेने हैं। फॉर एयर या फ्री स्पेस यानी वायु अथवा निर्वात, वायु अथवा निर्वात, अगर इनमें हम बात करें तो इसके लिए जो छोटा के है, स्मॉल के है, इसकी वैल्यू कुछ ली गई इस तरीके से 1/4 पाई, और ये एक स्पेसिफिक सिंबल है, इसका नाम है एप्साइलन। क्या नाम है इसका? एप्साइलन, इसको पढ़ते हैं एप्साइलन, एप्साइलन। और यहाँ पर एक ऐसे देखिए, इसको एप्साइलन, ये इसको पढ़ेंगे एप्साइलन नॉट। क्या पढ़ेंगे इसे? एप्साइलन नॉट पढ़ेंगे पूरा, ये इसका एप्साइलन नॉट, ये सिंबल का नाम है, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, मैंने बताया था प्रैक्टिकली कितनी आ रही थी ये वैल्यू, 9 × 10 की पावर जो है ये आ रहा था 9। तो आई थिंक यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि ये प्रैक्टिकली ये वैल्यू निकाली जाए। अब बात ये आती है कि अदर मीडियम के लिए क्या यूज करेंगे। तो अदर मीडियम के लिए ये जो एप्सिलॉन नॉट है, इसके जगह पर कुछ अलग सिंबल, अदर मीडियम, दूसरा पॉइंट बोलूं तो अदर मीडियम rather than फ्री स्पेस या वैक्यूम, यानी हिंदी में बोलता हूं निर्वात अथवा वायु, ध्यान समझिएगा, फ्री स्पेस, सॉरी ये एयर, फ्री स्पेस यानी वैक्यूम, ये हो गया निर्वात और दूसरा हो गया हवा माध्यम, वायु, ठीक है। इन दोनों को छोड़ के कोई और माध्यम है, दूसरा माध्यम कोई और है, जैसे जल, मेटल, इन सब की बात हो रही है, ठीक है। तो उसके लिए ये जो के की वैल्यू है, ये के की वैल्यू बनाई गई 1/4 पाई एप्सिलॉन बनाया गया। मैं यहां पर थोड़ा सा मार्क कर देता हूं, ध्यान समझिएगा। एयर के लिए तो इसका सिंबल है एप्सिलॉन नॉट, एयर के लिए सिंबल है एप्सिलॉन नॉट, और इसके लिए सिंबल है आपका एप्सिलॉन। यहां पर देखिए 4 पाई तो है ही, जो है सब एप्सिलॉन है। अब इसके लिए यूज किया गया, अब इनको बोला क्या गया, इनका नाम दिया गया, इनको बोला गया कि ये जो वैल्यू होती है ये मीडियम की प्रॉपर्टी होती है जो फोर्स को कम कर रही है। मैंने अभी बताया था कि सबसे ज्यादा फोर्स यहां लगा प्रैक्टिकली निर्वात में यानी वैक्यूम में, और उससे कम फोर्स लगा बाकी अदर मीडियम में। इसका मतलब ये हुआ कि जो मीडियम है, ध्यान से समझिएगा, जो मीडियम है वो फोर्सेस की वैल्यू को कम कर रही है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम, ध्यान समझिएगा। तो ये जो एप्सिलॉन है, ये एप्सिलॉन नॉट से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए। खुद सोच के देखिए कि अगर ये चीज एफ के, अगर मैं इस फॉर्मूले को फोर्स के लिए लिखूं, ध्यान समझिएगा, अगर मैं इस फॉर्मूले को फोर्स एयर के लिए अगर लिखूं तो एयर के लिए मैं क्या लिखूंगा, एफ फोर्स इन एयर यानी वायु में जो बल लगेगा, इसके लिए कांस्टेंट क्या लिखना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन कितना आर का स्क्वायर। और अगर मैं रेदर देन एयर कोई और मीडियम, कोई और माध्यम ले लूं, MFM यानी माध्यम, मीडियम, तो इसके लिए कितना लगेगा, ये सिंबल है 1/4 पाई एप्सिलॉन, और चार्ज वही है, डिस्टेंस भी वही है। अब आप जरा ध्यान से देखिए, तो इन दोनों में देखिए, जिसका एप्सिलॉन यानी हवा का एप्सिलॉन यानी निर्वात या एयर के लिए जो ये वैल्यू है, ये जिसके लिए, ये वाली वैल्यू जिसके लिए कम होगी उसके लिए फोर्स ज्यादा आएगा। अब आप खुद सोचिए कि अगर प्रैक्टिकली ये वाली वैल्यू, ये वाला फोर्स, मीडियम वाला फोर्स, किसी अदर मीडियम में जो फोर्स है इससे हटके अगर कम आ रहा है, इसका मतलब ये वाली वैल्यू ज्यादा हो गई ना। और इसका एक नाम दिया गया, एंड दैट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, या ध्यान सुनिएगा तीसरा पॉइंट, एप्सिलॉन नॉट का नाम दिया गया परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या एयर, यानी निर्वात अथवा वायु के लिए विद्युतशीलता, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या एयर, दोनों के लिए, यानी इसका पूरा नाम है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, लिख लीजिएगा, यानी निर्वात अथवा वायु के लिए, दोनों के लिए एक ही लेके चलने के लिए वैद्युतशीलता,
वैद्युतशीलता, ये इसको नाम दिया गया, एप्सिलॉन नॉट का एक नाम दिया गया इस तरीके से। और अगर मैं अब आपसे पूछूं कि ये एप्सिलॉन क्या है, तो आप बोलोगे एप्सिलॉन जो है ये है, एक पूरा लिख देता हूं मैं यहाँ पर, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, यहाँ भी पूरा लिखा जाएगा इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, क्योंकि मैग्नेटिक परमिबिलिटी भी होता है आगे चल के, ठीक है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अब ये आपको ध्यान रखना है, रेदर देन एयर या वैक्यूम, यानी माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। तो आई थिंक ये चारों पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब क्या किया गया, अब ये एक और के लिया गया, ध्यान समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं, मेरी बात को समझिएगा ध्यान से, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कह रहा हूं, अच्छा परमिटिविटी की मीनिंग क्या है, परमिटिविटी की मीनिंग है, अभी मैंने क्या बोला था कि अदर मीडियम में रखने पर फोर्सेस कम हो रहे थे, इसका सीधा सा मतलब ये है कि फोर्स की जो मीडियम है उसके पास भी एक प्रॉपर्टी है कि वो कितना सिग्नल एक्सेप्ट करेगा। देखिए दो चार्जेस एक दूसरे से दूर रखे होते हैं, उसके बाद भी फोर्स लगता है, वो ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है यानी स्थिर वैद्युत बल जो है, ये एक तरीके का मतलब ऐसे कह सकते हो टू इंटरैक्शन बॉडी फोर्स है, टू इंटरैक्शन बॉडी फोर्स है, यानी दो अंतरक्रिया जो अट्रैक्शन होता है एक तरीके से, या रिपल्सन, जो भी इंटरैक्शन, सबसे मेन चीज है इंटरैक्शन, ठीक है। तो इस द्वि वस्तु अंतरक्रिया बल है ये, एक तरीके से ये समझ सकते हैं आप, ठीक है, हिंदी में। तो यहां पर समझने वाली बात यह है कि दोनों के बीच में आखिर में फोर्सेस फिर कैसे कम हो गया, तो इसका आंसर यह है कि ये जो मीडियम है, जो माध्यम है, इसके पास एक प्रॉपर्टी है कि वो इनके कितना सिग्नल अलाउ करेंगे इन दोनों को आपस में फोर्सेस लगाने के लिए, यानी एक दूसरे पर ये कितना फोर्स लगाएंगे ये जो है निर्धारित करेगा, ये जो डिसीजन लेगा वो मीडियम लेगा। इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, आप ध्यान रखिएगा, ये कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। और पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक, पूरा स्थिर वैद्युत की आप सबको पता है, ये पूरा खेल एप्सिलॉन नॉट का है। कैपेसिटर चैप्टर तक आप देखें, याद करें, सारे फॉर्मूले में कहीं ना कहीं एप्सिलॉन नॉट ही चिपका हुआ है, ठीक है। तो आई थिंक यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब जरा हम इसको और इसको रिलेट करने की कोशिश करेंगे, क्यों, क्योंकि इसको बनाया गया स्टैंडर्ड, इसको बनाया गया स्टैंडर्ड। जैसे अगर मैं कहूं आपेक्षिक घनत्व यानी रिलेटिव डेंसिटी निकालना है, किसी वस्तु का आपेक्षिक घनत्व निकालना है, तो आप क्या करते हो, उस वस्तु का घनत्व को, उस वस्तु के घनत्व को किससे तुलना करते हो, आप किससे कंपेयर करते हो, तो आपका आंसर होगा सर वाटर से कंपेयर करते हैं। बड़ी सिंपल सी बात है, क्योंकि वाटर फैमिलियर है। इसी तरीके से मीडियम में नॉर्मली अगर आप कोई प्रैक्टिकल करते हो तो जनरली वो एयर ही मीडियम होता है ज्यादातर, इसलिए हम इसको स्टैंडर्ड बना लेंगे और इसके साथ एक हम फॉर्मूले जैसा कुछ कंपैरिजन करने के लिए डिजाइन करेंगे। तो इसके लिए, इनको मिलाने के लिए क्या किया गया, इसका पूरा डिटेल में आपको सेकंड चैप्टर जब पढ़ाऊंगा डाइलेक्ट्रिक यानी परावैद्युतांक, तब वहां पे क्लियर समझाऊंगा। अभी बस इतना पॉइंट ध्यान रखना है, ये 4 पॉइंट हो गया। इसका 5वां पॉइंट जो ध्यान रखना है, ध्यान समझिएगा, मैं यहां बना देता हूं 5वां पॉइंट, आप इसके नोट्स जरूर बना लीजिएगा। 5वां पॉइंट इसका ये हुआ कि एप्सिलॉन जो होता है वो एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ कैपिटल के, ध्यान रखिएगा कैपिटल के है ये। अब ये कैपिटल के क्या है, तो कैपिटल के का एक नाम दिया गया और कहा गया कि ये यूनिट लेस क्वांटिटी होगी। कैसी क्वांटिटी होगी, यूनिट लेस क्वांटिटी होगी। ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगी, ध्यान से समझिएगा, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगी, यानी ये बीमाहीन मात्रकहीन राशि है। इतनी तो हिंदी आप समझ पा रहे होगे, बीमाहीन मात्रकहीन एवं बीमाहीन राशि है, इसके के बारे में बताया गया। इसका रीजन भी, अगर हम ये चीज ऐसे लिख रहे हैं तो ये दोनों तो एक ही चीज है, एक ही भौतिक राशि है, दोनों विद्युतशीलता आप वहां पर देख सकते हैं, दोनों ही परमिटिविटी है, दोनों सेम क्वांटिटी है। तो इधर का डायमेंशन सेम रहना है, तो इसका मतलब के की जो एक वैल्यू होनी चाहिए, बस इसकी कोई यूनिट या डायमेंशन होने की जरूरत नहीं है। अब इस के लिए वैल्यू डिसाइड की गई। अब आप देखो इसके जगह पर, इसमें इस जगह पर ये जो मैं अगर रेड मार्क करूं, ध्यान समझिएगा, यहां पर ये जो रेड मार्क कर रहा हूं, यहां पर आप एप्सिलॉन नॉट कब लिखते हो, यहां पर आप एप्सिलॉन नॉट तब लिखते हो जब एयर या वैक्यूम हो। तो मैं यहां पर ये पॉइंट कह सकता हूं, ये 5वां पॉइंट था, 6ठा पॉइंट ये कह सकता हूं कि जो के है ये 1 होना चाहिए, किसके लिए, फॉर एयर या वैक्यूम, एयर या वैक्यूम के लिए, हवा अथवा निर्वात के लिए के 1 होना चाहिए, तभी तो इस
राउंड फिगर, ये जो रेड सर्कल है इसके जगह पर आप एप्सिलॉन नॉट लिख पाओगे। जब k 1 होगा तब एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। इस k की वैल्यू 1 होती है किसके लिए, फ्री स्पेस या एयर के लिए, इससे छोटी वैल्यू नहीं हो सकती। k की वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा होता है, ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन है। और एक और पॉइंट ध्यान रखिएगा, मेटल के लिए k की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, ये पॉइंट ध्यान रखना है। क्यों होती है इसको भी समझाता हूं मैं। फॉर मेटल क्यों होता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, होता है ये इंपॉर्टेंट नहीं, क्यों होता है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो k इनफाइनाइट लोगे तो सीधी सी बात है, k इनफाइनाइट अगर लोगे तो यहां पर k इनफाइनाइट इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू इनफाइनाइट, ये एप्सिलॉन आएगा इनफाइनाइट। और अगर आप फॉर्मूले से देखो मीडियम के लिए लगाओगे तो समथिंग अपॉन इनफाइनाइट यहां आ जाएगा, यहां पर इनफाइनाइट रखोगे तो समथिंग अपॉन इनफाइनाइट, ये मीडियम में जो फोर्स होगा वो 0 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रैक्टिकली फोर्स 0 आया होगा। समझो इस बात को, उल्टा समझो, अगर प्रैक्टिकली फोर्स 0 आया होगा तभी तो k की वैल्यू को इनफाइनाइट लिया गया। तो ये पढ़ने का एक तरीका बनाया गया, ध्यान रखिएगा। मेटल के केस में मतलब अगर दो चार्जेस को हम उनके बीच में मेटल की पूरी दीवार, मेटल का पूरा मटेरियल भर दें तो उनके जो सिग्नल्स होंगे, इनके Q1 और Q2 यानी आवेशों के जो सिग्नल होंगे, ये क्या करेंगे बेटा, ये सिग्नल को एक दूसरे पर नहीं पहुंचा पाएंगे। मेटल क्या करेगा, इनको पूरी तरीके से रोक देगा, एक तरीके से जैसे जैमर होता है ना, इंटरनेट वगैरह एकदम बंद कर दिया था, तो इस तरीके से आप समझ सकते हो एक ऐसी मतलब क्रिएट हो जाएगा। और फाइनली क्या होगा, सिग्नल रोक देगा तो फोर्सेज ही नहीं काम करेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये मेटल की प्रॉपर्टी होती है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिए इस पॉइंट को। तो k की वैल्यू कितनी लेनी है हमें, इनफाइनाइट मेटल के केस में। तो आई थिंक आप बात समझ गए, लेकिन ध्यान रहे न्यूमेरिकल्स में जब तक कुछ नहीं मीडियम बोला है तो आप एयर या वैक्यूम मानोगे, क्लियर है। तो आई थिंक यहां तक समझ में आ गया। अब एक पॉइंट यहां पे और जोड़ा जा सकता है कि k की जो वैल्यू है वो 1 से इनफाइनाइट के बीच में ही होगी। 1 अगर हम लेते हैं तो किसके लिए लेना पड़ेगा, एयर या वैक्यूम के लिए लेना पड़ेगा। वैसे k की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा। अब हम इन दोनों फॉर्मूले पे फोकस करके इसमें और इसमें, इस वाले फोर्स में और इस वाले फोर्स में शॉर्टकट रिलेशन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे रिलेशन, समझते हैं, ध्यान से समझिएगा, अच्छे अच्छे पॉइंट्स को समझते हैं। यही सब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आपको घुमा के क्वेश्चन पूछा जाएगा तो अभी आप सॉल्व कर लोगे। तो अभी चार्जेस ये हैं Q1 और ये Q2 हैं ये, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पर डायरेक्शन, फोर्सेस, ये सब बात नहीं करी है, सबको प्रॉपर्टी में डिस्कशन करूंगा। आइए अगला पॉइंट समझते हैं। 8 नंबर पॉइंट क्या, कि भाई k की जो वैल्यू है अभी मैंने बताया यहाँ पर कि 1 से लेके और ये इनफाइनाइट के बीच में होगा, ये बात आप समझ ही गए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब हम जरा ये समझते हैं कि अगर ये 1 से बड़ी वैल्यू हो तो इनमें समझते हैं। यहाँ पर f, देखिए यहाँ पर f मीडियम कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन और Q1 इंटू Q2 अपॉन हो गया r का स्क्वायर। अब अभी मैंने आपको बताया था, यहाँ पर नोट में लिखाया था कि एप्सिलॉन के जगह पर एप्सिलॉन नॉट इंटू k लगाएंगे यहाँ पर, और ये Q1 इंटू Q2 अपॉन r का स्क्वायर करेंगे। अब आप जरा ध्यान से देखिए, ध्यान से अगर आप देखिए तो यहां पर ये देखिए, अगर आप k को छोड़ दें, k को छोड़ के k को ढक के देखें तो ये क्या एयर वाला फोर्स दिख रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r का स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि माध्यम में जो बल होगा वो एयर में जो फोर्स लगेगा उसका बाई k होगा, उसका बाई कितना होगा, k होगा। और यहां पर साफ समझ में आ रहा है कि अगर k 1 से बड़ा है तो किसी भी वैल्यू को अगर 1 से बड़ी वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो ओवरऑल जो वैल्यू आएगी वो इस वैल्यू से भी कम आएगी, f एयर से भी कम आएगी। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि अगर ये 10 है और k से बड़ी वैल्यू 2 ले लें, 1 से बड़ी वैल्यू k की 2 ले लें, तो 10/2 ये 5 आ रहा है जो कि इसकी वैल्यू है। इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स इन एयर ये ग्रेटर होगा फोर्स इन द अदर मीडियम। हाँ, शर्त ये है कि उनके बीच की जो डिस्टेंसेज हैं वो सेम होनी चाहिए, जब ही हम कंपेयर कर सकते हैं। तो आई थिंक अब पॉइंट आपको सारे क्लियर होंगे, और ये पॉइंट याद रखिएगा, इसको न्यूमेरिकल्स में हम डायरेक्ट यूज करेंगे। तो आई थिंक यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ये अगर के वाला लॉजिक आप समझ गए तो आपको कहीं पे भी क्वेश्चंस में कहीं दिक्कत नहीं आने वाला है। अब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूं, इससे बेसिक क्वेश्चन, उसके बाद हम इसकी प्रॉपर्टीज, इसमें फोर्स का डायरेक्शन किस नियम पे का, सारी चीजें बताऊंगा, एक एक चीज सिक्वेंस वाइज बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे के पॉइंट। अब दूसरा हमारा था न्यूमेरिकल, ध्यान समझिएगा।
न्यूमेरिकल पोर्शन था। तो यहाँ पर फॉर्मूला आपका लिखा ही हुआ है Q1 और ये है Q2। ध्यान समझिएगा, न्यूमेरिकल्स बच्चे पूछते हैं कि सर न्यूमेरिकल्स आते हैं कि नहीं। नो डाउट न्यूमेरिकल्स आते हैं, और न्यूमेरिकल जो आते हैं वो इजी होते हैं। अब इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपसे लग जाता है, इंपॉर्टेंट ये कि कितने समय में लग जाता है। तो देखिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ, क्वेश्चंस को समझिए ध्यान से। यहाँ पर पहला क्वेश्चन उठाते हैं, ध्यान समझिएगा, एकदम बेसिक क्वेश्चन आपसे कह रहा है, ध्यान समझिएगा। टू स्मॉल चार्ज स्फीयर, यानी दो जो है छोटे आकार के आवेशित गोले हैं, ठीक है, दो छोटे आकार के आवेशित गोले हैं। एक गोला ये है Q1 और एक गोला ये है दैट इज Q2। यानी इस पे ऐसे ले लेते हैं, इस पे चार्ज प्लस Q है और इस पे भी चार्ज प्लस Q है, ठीक है। और इन दोनों के बीच की जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो है D है। तो कह रहा है कितना फोर्स लगेगा। बड़ी सिंपल सी बात है, एकदम इजी क्वेश्चन है, कोई मीडियम नहीं बोला है। तो सीधे सीधे फोर्स एयर में निकलेगा और ये निकलेगा 1/4πε0 QQ, यानी Q²/D²। ये फॉर्मूला लगा देंगे हम। अब आप कह रहे होंगे सर इसमें क्या है, ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, मानता हूं मैं, पर आपको आना चाहिए, ये कहने का मतलब है, ठीक है। अब यहां पर इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने पॉजिटिव साइन रखा है, यहां पर मैंने केवल वैल्यूज रखी है। अगर सपोज करो ये माइनस होता तो तब भी वैल्यू यही आता, कैलकुलेशन यही आता। बस अंतर क्या है कि पहले वाले केस में ध्यान से समझिएगा कि अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो ये वाला इसको रिपेल करेगा इधर और ये वाला इसको रिपेल करेगा इधर, ठीक है। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं अभी आगे बताने वाला हूं कि जो फोर्सेस लगते हैं इन दोनों चार्जेस पर, इनकी ज्वाइनिंग लाइन के अलोंग एक्ट करते हैं। सेम नेचर है इसलिए रिपल्सिव हो गया। अगर यही दोनों अपोजिट नेचर के होते, एक पॉजिटिव होता और एक नेगेटिव होता, तब इन पे जो फोर्सेस का डायरेक्शन दिखाया जाता वो एक दूसरे के अट्रैक्टिव दिखाया जाता। लेकिन हाँ, इंपॉर्टेंट चीज ये है, दोनों में कॉमन चीज ये कि ज्वाइनिंग लाइन के अलोंग एक्ट कराना है आपको, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इधर लगाना, ये गलत है। ज्वाइनिंग लाइन के अलोंग ही अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। क्लियर है? तो आई थिंक यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं है, ठीक है। अब आइए क्वेश्चंस का लेवल उठाते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है। ध्यान से समझिएगा, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्वेश्चंस देखेंगे, फालतू के क्वेश्चंस में नहीं उलझना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन एकदम बेसिक से, ध्यान समझिएगा। कह रहा है कि दो चार्जेस हैं, ध्यान समझिएगा, दो चार्जेस हैं यानी दो आवेश हैं, दो आवेश हैं, और इन दो आवेशों के बीच में 2 न्यूटन का बल लगता है। इनके बीच में कुछ दूरी पर रखे होंगे, ध्यान से समझिएगा, कुछ दूरी पर रखे हैं, 2 न्यूटन का बल लग रहा है। अब आपसे कह रहा है कि अगर इन चार्जेस के बीच में 18 न्यूटन का फोर्स लग जाए, उन्हीं दोनों चार्जेस के बीच में 18 न्यूटन का फोर्स लग जाए, इन्हीं दोनों चार्जेस के बीच में 18 न्यूटन का फोर्स लगे, तो अब सवाल ये है कि 18 न्यूटन का फोर्स लगने का मतलब क्या हुआ। ध्यान से समझिएगा। अब यहां पर एक बात तो कंफर्म है कि यहां पर एयर में रखा था तब 2 न्यूटन था, फिर कह रहा है 18 न्यूटन हो गया, कुछ दूरी बदल दी, यानी माध्यम की बात नहीं कर रहा है, यानी माध्यम वही रखना है। यानी इस बार क्वेश्चन में साफ कह रहा है कि 2 न्यूटन का फोर्स है, कुछ दूरी पर लग रहा है। कह रहा है दूरी बदल दी तो फोर्स 18 न्यूटन हो गया। अब आप पहले मुझे आप ये बताओ कि अगर इसने फोर्सेस बढ़ा लिया, इसका मतलब डिस्टेंस कम किया होगा, क्योंकि एफ का रिलेशन आर के साथ कैसा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिस्टेंसेस जो है कम हुए तभी फोर्स बढ़ा है। क्लियर है? अब यहां पर आपको बोला क्या है कि पहले 2 न्यूटन फोर्स लग रहा था, कह रहा है अगर जो डिस्टेंस आर है, जो भी डिस्टेंस था आर, उसमें से कम कर दिया, कितना 0.5 कम कर दिया, कितना कम कर दिया, 0.5 मीटर कम कर दिया, यानी जो भी दूरी था उसमें कितना और कम कर दिया, 0.5 मीटर दूरी कम कर दिया। तो अब दूरी कितनी हो गई दोनों आवेशों के बीच में, आप खुद बताओ, r माइनस 0.5 हो जाएगा अब नई दूरी, ठीक है। तो कह रहा है कि बताइए वास्तव में इन दोनों के बीच में शुरू में कितनी दूरी थी, प्रारंभिक दूरी कितनी थी दोनों आवेशों के बीच में, यानी r बताना है आपको, ठीक है। तो अगर इस क्वेश्चन को आप अगर लेंदी मेथड से करना चाहें तो देखिए इसका तरीका क्या है, पहले आप देख लें फिर आप डिसाइड करिएगा आपको कौन सा मेथड बेटर है। तो पहला मेथड आता है आपका, मान लीजिए ये Q1 है और ये आपका कितना है Q2, इनके बीच की डिस्टेंस कुछ है, मान लो r है, तो फोर्स कितना लगेगा, F बराबर यहाँ पर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन ये हो जाएगा r का स्क्वायर, ये हो गया। और अगर मैं देखूं तो ये वाली जो वैल्यू है अभी के लिए 2 न्यूटन है, क्वेश्चन में पहले 2 न्यूटन का बल लग रहा था। अब कह रहा है कि दूरी में 0.5 कम कर दिया, तो अब
ये है 18 न्यूटन लगने लगा। कब? जब फोर्स की डिस्टेंस जो है वो पहली वैल्यूज में 0.5 कम कर दी, तो अब डिस्टेंस हो गया r माइनस 0.5 मीटर और कम कर दिया, अब इसका स्क्वायर है। अब दोनों को डिवाइड करेंगे आप, फिर सॉल्व करेंगे तो डिवाइड करिए तो कितना आएगा, ये 2/18 यानी 1/9 आ जाएगा। ये देखिए एक शॉर्टकट बताता हूँ, ये कट गया यहाँ से, ये ऊपर चला जाएगा तो r माइनस 0.5 का स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा r का स्क्वायर। दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लें, स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आएगा 1/3 आएगा, और इधर आएगा r माइनस 0.5 अपॉन r का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन r हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर रूट आ जाएगा तो ये हो जाएगा r माइनस 3r बराबर 1.5, ये हो गया। अब ये कितना आएगा 2r बराबर हो गया 1.5, तो r की वैल्यू कितनी आ गई 1.5 डिवाइड बाई 2, ये आएगा कितना हो जाएगा ये 0.75 मीटर। तो ओरिजिनल दूरी कितनी आ गई, इतना आ गया। एक तो तरीका आपके पास ये है, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि अगर अभी इस क्वेश्चंस में तो इतनी दिक्कत नहीं है, दूसरा मेथड ये है आपके पास, ये तो एक है मेथड। अगर मैं दूसरा मेथड आपको समझाऊं तो बड़ी सिंपल सी बात है। देखिए चार्जेस तो बदले नहीं है, मीडियम बदला नहीं है, यानी एफ और चेंजेस हुए हैं, केवल आर के वजह से चेंज हुआ है। अब आप सोचिए, खुद सोचिए कि यहां पर पहले 2 था, डिस्टेंस r स्क्वायर था, ऐसे ये r स्क्वायर था। अब फोर्स 18 हो गया, इसका मतलब ये हुआ, 18 का मतलब कि पहले 2 था, अब 9 टाइम्स बढ़ गया, 9 टाइम्स बढ़ गया। इस 9 टाइम्स बढ़ने का मतलब है कि यहां पर 9 आना चाहिए था। इसका मतलब ये हुआ कि जो r है वो r/3 पर ये 18 आया है, तभी तो r/3 का स्क्वायर r²/9 और 9 ऊपर चला जाएगा, तभी तो 18 आएगा। जरा आप सोचो ये 18 कब आएगा, यानी ये 9 गुना कब होगा, जब ये वाला /3 हो जाएगा, स्क्वायर होके ऊपर 9 आएगा। आप समझ पा रहे होगे, इसको कोशिश करिएगा इस मेथड को सॉल्व करने की, कैसे करना है। तो बड़ी सिंपल सी बात है यार, अगर ये 9 यानी अगर 9 लाना है तो r/3, यानी पहले डिस्टेंस r था, अब कितना हो गया r/3 पर, यानी जब 2 न्यूटन बल लग रहा था r पर, अब 18 न्यूटन लग रहा है r/3 पर। अब आप बताइए ये जो r/3 दूरी जो कैलकुलेट की गई है कैसे आया होगा। पहले r था, उसमें 0.5 कम कर दिया तो कितना मिल गया हमें r/3। और देखो पहला मेथड में लास्ट वाला स्टेप मिल गया हमको, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, 3 माइनस 1.5 बराबर r, ये हो गया 2r बराबर 1.5। तो यहाँ से r की वैल्यू आ जाएगी कितना 1.5 डिवाइड बाई 2 यानी 0.75 मीटर, ठीक है। तो ये है एक तरीका, आप जो तरीका आपको बेटर लगे उस तरीके से आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब एक क्वेश्चन से लेते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं, बढ़िया सा क्वेश्चन, ध्यान समझिएगा, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। ये गोला है, आवेशित गोला है, इस पे आवेश है Q, प्लस का Q, ठीक है, और एक अनावेशित गोला है। अनावेशित गोला मतलब अनचार्ज्ड स्फीयर है, आइडेंटिकल है दोनों। अब आइडेंटिकल होने का क्या फायदा होगा कि जब इन दोनों को अगर हम मिला के, दोनों को जोड़ के किसी तार से जोड़ दें फिर हटा दें, ये वैसे आगे आएगा, सेकंड चैप्टर में आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक के स्थिरवैद्युत की, वहां मैं डिटेल में बताऊंगा। बट अभी आप इतना समझ लो, अगर आइडेंटिकल हैं तो ध्यान रखना, इन पे शुरू में जो भी चार्ज है, इनके पास शुरू में जो भी चार्ज है, उन दोनों चार्ज का सम करके डिवाइड बाई 2 करोगे तो तार हटाने के बाद इतना इतना आवेश रहेगा। अब आवेश क्यों प्रवाहित होगा, कैसे होगा, ये सब बात की बात है, जब बताएंगे डिटेल में, जब देखेंगे वहां पर। अभी हम यहाँ पर इतना समझ, फॉर्मूले से समझाऊंगा वहां पर, अभी आप बस इतना समझ लें, ये इनिशियली चार्ज क्यू है, इन पे इनिशियल चार्ज कितना है 0 है, अनचार्ज है, इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो d है, ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है d है। ध्यान रखें ये साइज छोटे हैं तभी ये कैलकुलेट हो सकते हैं, क्योंकि कूलम का नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए ही सत्य है, ध्यान रखें। तो ये साइज छोटा होना चाहिए इनकी दूरी की तुलना में, ऐसा इसमें माना गया होगा जब ये क्वेश्चन दिया जा रहा है। तो प्लस का क्यू, ये 0 है, तो फोर्स कितना होगा, तो पहले केस में भैया जब ये अनचार्ज है तो फोर्स कितना हो गया, फोर्स हो गया 0, सिंपल सी बात है। अब दूसरा केस लगाते हैं, वो कह रहा है, दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि अगर अभी इनके बीच की दूरी d थी, कह रहा है इन दोनों को फिर से जोड़ा गया, एक तार से जोड़ लिया गया। ये तो डिस्टेंस का डैश डैश दिखाया, तो डिस्टेंस के लिए मैंने दिखा दिया ज्वाइनिंग लाइन। अगर इनको कह रहा है कि इन दोनों आवेशों को अगर किसी तार से जोड़ दिया जाए, तो तार से जोड़ने पर क्या होगा, मैंने बताया था आवेश प्रवाहित हो जाएगा एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। अब किस पे से कौन प्रवाहित होगा, ये सब चीजें मैं बताऊंगा एक एक करके डिटेल। अभी बस आप ये समझ लें कि इनिशियली इस पे 0 है, इस पे Q है, तो जब कितना आ जाएगा दोनों पर, तो दोनों पर आ जाएगा 0 प्लस Q डिवाइड बाई 2,
ये आपको पता है कि उच्च विभव से निम्न विभव धन आवेश प्रवाहित होता है कब तक, जब तक दोनों का विभव समान ना हो जाए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये Q है तो इसका भी विभव इसका विभव समान होने के लिए इस पे भी कितना आवेश आना चाहिए, इसके बराबर, यानी ये Q है ये 0 है तो बराबर आने के लिए Q/2 और Q/2 हो जाएगा इन पे। अब ये तार हटा दिया, फिर से उतनी ही दूरी पर रख दिया, तार लगाया, इस पे भी आवेश हो गया तो ये हटा दिया, अब इनके बीच की दूरी फिर से वही है d। अब फोर्स कितना होगा, तो अब फोर्स की वैल्यू जो होगी वो होगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा Q/2 यानी हो जाएगा Q स्क्वायर बाई 2 2 जा 4 और 4 4 जा यहाँ हो गया 16 और ये हो गया d का स्क्वायर। तो आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ये है आवेशित गोले थे, ध्यान से समझिएगा, आवेशित गोले थे और ये गोले धातु के बने हुए हैं, ऐसा क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया गया है। तो अगर ये धातु के बने होंगे तो इसकी प्रॉपर्टी होती है मेटल की, चार्ज इसके सरफेस पर बिखरे होते हैं, आपको अच्छे से पता है ये पॉइंट, ठीक है। अच्छा, और यहां पर क्या हुआ, जब इनको हमने जोड़ के हटाया तो आवेश आधा आधा रह गए इस तरीके से, इसका आधा आवेश उस पे चला गया इस तरीके से। अब तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है जरा वो समझ लें। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि इसको अर्थिंग कर दिया, ए वाले को, ये ए ये बी, ए वाले को अर्थिंग कर दिया, यानी अर्थिंग मतलब भू संपर्कित कर दिया, और जब इसको हम भू संपर्कित कर देंगे तो देखिए क्या होगा, ये कंसेप्ट होगा ये कि धरती से अर्थ से इलेक्ट्रॉन आएंगे और इस प्लस को क्या कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे, इसको न्यूट्रल बना देंगे और फाइनली इस पे चार्ज कितना हो जाएगा, 0। अब बताइए फोर्स कितना लगेगा, क्या अब फोर्स 0 होगा, हाँ या ना बताइए। बिल्कुल फोर्स 0 होगा, सिंपल सी बात है। जब इस पे अर्थिंग कर दिया गया तो सीधी सी बात है इलेक्ट्रॉन आए और इस प्लस को क्या कर दिए, न्यूट्रल कर दिए, और पूरा बॉडी कैसा हो गया, न्यूट्रल हो गया, ठीक है। और इस तरीके से फिर से फोर्स की वैल्यू कितनी हो गई, 0। तो ये 3 पार्ट थे, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैंने एक छोटे से ये आपको न्यूमेरिकल सिखाने की कोशिश करी है और आप बात समझ गए होंगे। अब एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, अपने नोट से बना लेते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूं दो आवेश हैं, उनके बीच की दूरी कुछ दूरी है, दो आवेश कुछ दूरी पर रखे हैं एयर में, तो एयर में रखे उनके बीच लग रहा है, मान लीजिए बल लग रहा है 810 न्यूटन, यानी एफ एयर कितना लग रहा है, 810 न्यूटन। आपसे कह रहा है उसको ऐसे माध्यम में रखा गया जिसका कैपिटल के, मैंने बोला था के एक वैल्यू होती है, जिसको अभी हम ये समझ लेते हैं, इसको बोलते हैं परावैद्युतांक, यानी डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, तो वो दिया गया है 81 वाले मीडियम में रख दिया गया। पहले एयर में था तो इतना फोर्स था, अब ऐसे मीडियम में रख दिया गया जिसका के कितना है 81 81। तो नोट याद करिए, उसमें लिखा था एफ मीडियम जो होगा वो एफ एयर डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, के हो जाएगा। एफ एयर हमारे पास है ही कितना 810 और डिवाइड बाई के हमारे पास 81 है ही, यहाँ से कट के कितना आएगा, ये 10 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम ये भी समझ सकते हैं। तो आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब मैं आपको एक जबरदस्त चीज बताने जा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, शायद कभी आपने ये चीज पढ़ी हो, देखिए ध्यान से समझिएगा बात को। अब हम जो मीडियम के इनके चार्जेस के बीच में जो मीडियम है, जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम कैपिटल के आता है, निर्वात होगा कभी जिसके लिए K1 लेंगे, कभी कुछ और होगा, तो ऐसे केसेस में हम कैसे फॉर्मूले को यूज करें। तो यहां पर 4 केस बनाऊंगा मैं, देखिए ध्यान से। केस फर्स्ट ध्यान से समझिएगा। केस फर्स्ट क्या है, केस फर्स्ट ये है कि एक चार्ज Q1 है और एक चार्ज ये रहा आपका Q2, और इन दोनों चार्जेस के बीच में कोई मीडियम है, ध्यान से समझिएगा, इन दोनों चार्जेस के बीच में कोई मीडियम है, इन दोनों चार्जेस के बीच में कोई मीडियम है, इस तरीके से चार्जेस के बीच में कोई मीडियम है, यहां मैं बना देता हूं मीडियम, इस तरीके से इनके बीच में कोई मीडियम है, यहाँ ये समझिए इस तरीके से, थोड़ा सा हटा देता हूं इसको, ऐसे इस तरीके से कोई मीडियम है। इस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, मान लीजिए के है, तो कितना फोर्स लगेगा, तो आपको पता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन जो भी डिस्टेंस है, हमने कहा ये डिस्टेंस है R, ये डिस्टेंस R है, तो अब इसको ऐसे लिखेंगे, इफेक्टिव डिस्टेंस का स्क्वायर लिखा करेंगे, क्या लिखेंगे, इफेक्टिव डिस्टेंस का स्क्वायर लिखा करेंगे। तो इफेक्टिव डिस्टेंस को लिख देते हैं REFF, और इफेक्टिव डिस्टेंस इस केस में जो बनेगा वो R√K बनेगा, कितना बनेगा, R√K बनेगा। अब आप रख के देख लीजिए, आपका वो वाला फॉर्मूला सेटिस्फाई है,
ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब कैसे आया, कहां से आया, आपको टेंशन नहीं लेना है, बस पॉइंट याद रखना है। आइए केस 2 देखते हैं। केस 2 देखते हैं। केस 2 ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। केस 2 क्या है कि अगर एक चार्ज Q1 है मान लीजिए और एक चार्ज है Q2 और इनके बीच कुछ डिस्टेंस है और हम वो डिस्टेंस ले लेते हैं, कितना है, मान लीजिए R है डिस्टेंस। अब मैंने क्या किया, इस मीडियम के इतने डिस्टेंस में, ध्यान से समझिएगा, इस मीडियम के इतने डिस्टेंस में, ध्यान समझिएगा, जिसकी थिकनेस मान लीजिए कितना है, T है, इस थिकनेस में एक डाइलेक्ट्रिक रख दिया। इस बार पूरे यहां से यहां तक मैंने डाइलेक्ट्रिक नहीं भरा, इस बार मैंने कितने हिस्से में डाइलेक्ट्रिक भरा, आर के केवल टी गैप में ही डाइलेक्ट्रिक भरा है मैंने, ऐसे समझ सकते हैं जैसे कैपेसिटर में फिल कर। तो इस केस में फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, तो फिर वही बात 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर इफेक्टिव का स्क्वायर। अब आर इफेक्टिव की वैल्यू यहां कितनी होगी, तो पहले तो ये देखिए आप कि यहां पर आर इफेक्टिव निकालना है, तो कितनी जगह ऐसी है जहां एयर है, तो आर माइनस टी वाली जगह ऐसी है जहां पर एयर है, प्लस कितनी जगह ऐसी है जहां पर डाइलेक्ट्रिक भरा है, तो टी जगह में, तो जहां पर जब आर जगह में था तो आर रूट के था इफेक्टिव डिस्टेंस। अब इतने के लिए इफेक्टिव डिस्टेंस कितना बनेगा, टी रूट के बनेगा, और जो भी आर इफेक्टिव डिस्टेंस बना है इसका यहां पर क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, और फिर हमारा आंसर आ जाएगा। अब आ जाइए केस 3 देख लीजिए। केस 3 में क्या ड्रामा है, केस 3 में ये ड्रामा है कि अगर मान लीजिए ये Q1 है और ये मान लीजिए आपका है क्या, Q2, ध्यान से समझिएगा, और इसमें मैंने ये जगह में भर दिया मैंने डाइलेक्ट्रिक दैट इज K1, और इस जगह में मैंने भर दिया डाइलेक्ट्रिक दैट इज K2। अब आप समझ गए होंगे कि इस जगह में K1 भर दूं, अगर इस जगह में मैं K2 भर दूं, ध्यान से समझिएगा ये पॉइंट। तो अब इस केस में डिस्टेंस, अब भी यहां से यहां तक डिस्टेंस R है, तो इस केस में R इफेक्टिव कितना होगा, फोर्स की वैल्यू तो अब भी वही होगी, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R इफेक्टिव का स्क्वायर। अब ये R इफेक्टिव कैसे निकालना है, सिंपल सी बात है, ये T1 थिकनेस में भरा है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है, और ये T2 थिकनेस में भरा है, तो कुल मिला के यहां से R इफेक्टिव मिलेगा T1 रूट K1 प्लस T2 रूट K2 का स्क्वायर। मतलब आर इफेक्टिव ये है, अब यहां पर रखेंगे इसको सॉल्व करके, तो यहां पर स्क्वायर करके रखेंगे। तो ये 3 पॉइंट और हैं, इनको भी आपको ध्यान रखना है, शायद ये आपके लिए नया हो, ध्यान रखिएगा, कैसे लिखना है तरीका आपको समझ में आना चाहिए। तो आई थिंक यहां तक किसी को कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब आप देखिए ध्यान से, इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चंस बना सकता हूं मैं, इफेक्टिव डिस्टेंस पर बेस्ड। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा कि अगर दो चार्ज, एक Q1 है एक Q2 है, कुछ दूरी पर रखे हुए हैं, तो इनके बीच जो फोर्स है वो कुछ फोर्स लग रहा है, ठीक है, जो भी फोर्स लग रहा है, मान लेते हैं F लग रहा है। अगर इन दोनों के बीच ध्यान समझिएगा डिस्टेंसेस चेंज कर दें, डिस्टेंस को क्या कर दें, चेंज कर दें, तो मैंने ये डिस्टेंस चेंज करके कैपिटल R कर दिया, और इस जगह में मैंने भर दिया डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या, K लग दिया, इस तरीके से। तो जो इस केस में जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स और पहले केस में फोर्स दोनों इक्वल हैं, ऐसे कह सकते हो। तो इन दोनों में यानी स्मॉल r, कैपिटल R और K में क्या रिलेशन होना चाहिए, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। पहले डिस्टेंस स्मॉल r था, Q1 Q2 फोर्स F लग रहा था, अब डिस्टेंस कैपिटल R कर दिया और डाइलेक्ट्रिक मीडियम, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी परावैद्युतांक जिसका मान K है रख दिया, तो बताइए अब F फिर से फोर्स उतना ही लग रहा है, तो R और R में क्या रिलेशन बनना चाहिए। तो आप समझ गए होंगे। पहले अगर मैं बेसिक आइडिया लूं आपसे, तो बेसिक आइडिया हमारा ये कहता है, ध्यान समझिएगा, कि F बराबर 1/4πε0, यहाँ Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ के फोर्स की बात करें तो 1/4πε0 Q1 Q2 और इफेक्टिव डिस्टेंस का स्क्वायर, यहाँ इफेक्टिव डिस्टेंस जब एयर है तो इफेक्टिव डिस्टेंस R ही हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि अगर इफेक्टिव डिस्टेंस कैसे लिखते हो, R रूट के लिखते हो, K की वैल्यू 1 है यहाँ एयर के लिए, तो R ही तो होगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, R रूट K का स्क्वायर होगा। अब दोनों चीजें इक्वल हैं तो दोनों को इक्वेट कर लेते हैं, तो 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू K। यहाँ से ये हो जाएगा कैंसिल,
और इस तरीके से r बराबर हो जाएगा r√k हो जाएगा। तो आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। देखिए रिलेशन आ गया इस तरीके से हमारा। तो वही बात है कि आपको चीज़ें एग्जाम में फटाफट याद होनी चाहिए। कोई भी चीज़ अगर आता है एग्जाम में, अगर आपको क्लिक करेगा, प्रैक्टिस करोगे, क्लिक करेगा, तो ही आप एग्जाम में क्वेश्चंस को हिट कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड पॉइंट पे, दैट इज न्यूमेरिकल हो गया। अगला पॉइंट है हमारा तीसरा, प्रॉपर्टीज ऑफ कूलाम्स लॉ। कूलाम के नियम के कौन कौन से गुण होते हैं? तो देखो पहली प्रॉपर्टीज की तो यही है कि ये मीडियम पे डिपेंड करता है, यानी माध्यम पे निर्भर करता है। लिख लीजिएगा पॉइंट, इट डिपेंड्स ऑन मीडियम, यानी इसको हवा के बजाय किसी और माध्यम में अगर ले जाते हो तो क्या होगा, ये वहां पे फोर्स की वैल्यू चेंज हो जाती है। दूसरा पॉइंट इसका ये है कि कूलाम ने कि न्यूटन के थर्ड नियम को फॉलो करता है, इट ओबेज द न्यूटन थर्ड लॉ, यानी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम को ये इस पे लागू होता है। ठीक है, और ऐसा इसलिए क्योंकि जो फोर्सेज होते हैं वो केंद्रीय बल होते हैं, एक दूसरे के केंद्र के अनुदिश लगाते हैं बल। अगर ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर एक प्लस है और एक आपका माइनस है बेटा, तो क्या होगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये सब आपको पता ही है। लेकिन जो फोर्स लगना चाहिए इनकी ज्वाइनिंग लाइन के अलोंग, यानी इनकी मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही होनी चाहिए, इनके केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होनी चाहिए, यानी इनके सेंटर ऑफ मास पॉइंट को मिलाने से ज्वाइनिंग लाइन के अलोंग होना चाहिए। ये है एक्शन रिएक्शन। एक्शन तो ये वाला कहलाएगा रिएक्शन, न्यूटन थर्ड लॉ को ओबे कर रहे हैं। सेंट्रल फोर्स होता है, और इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, ये जो फोर्स होता है 10 की घात, ध्यान से सुनिएगा, लिख लिया करें इन सारे पॉइंट्स को, हर चीज पॉसिबल नहीं है लिखना 10, क्योंकि अगर मैं हर चीज लिखूंगा तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। 10 की पावर -15 मीटर से ज्यादा दूरी पर ही कूलाम का नियम काम करता है। यदि दो आवेशों के बीच की दूरी 10 की पावर -15 मीटर से कम हो जाए, यानी दो चार्ज के बीच की डिस्टेंस अगर 10 की पावर -15 मीटर से कम हो जाए, तो वहां पर कूलाम्स लॉ काम नहीं करता है। यानी ये वैलिड है केवल जब डिस्टेंसेस जो हैं इनके वो 10 की पावर -15 मीटर से ज्यादा हो। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक तो ये हो गया। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इनकी ये प्रॉपर्टीज हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एक और चीज, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है ये कंजर्वेटिव फोर्स होता है, यानी एक ऐसा फोर्स जो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, इसके द्वारा किया गया कार्य पाथ पर निर्भर नहीं करता है, डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ, यानी ये कंजर्वेटिव है, संरक्षी बल है। एक संरक्षी होता है, का संरक्षी होता है, तो ये एक संरक्षी बल है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखना है। ऐसे बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, मेन पॉइंट था वो मैंने आपको बता दिया। अब आता है कंपैरिजन बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो पहला पॉइंट तो यही है कि ग्रेविटेशनल फोर्स, इनको हम कंपेयर करें तो अब कंपेयर करने में पहले इनकी सिमिलरिटीज देख लेते हैं, इनमें समानता क्या क्या है। तो दोनों में एक समानता है कि दोनों में जो फोर्स होता है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सही बात है, इसमें दोनों में जो फोर्स है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है दोनों के लिए। दूसरा, दोनों ही फोर्स सेंट्रल फोर्स होता है, यानी दोनों केंद्रीय बल होता है। तीसरा पॉइंट, दोनों ही कणों के लिए लागू होते हैं, यानी केवल पार्टिकल साइज के लिए, छोटे साइज के लिए अप्लाई होते हैं ये। ठीक है, एक ये भी है, ये सिमिलरिटी है। और दोनों में सिमिलरिटी क्या है, और दोनों में सिमिलरिटी है कि दोनों न्यूटन्स के लॉ को ओबे करते हैं, न्यूटन्स के जो थर्ड लॉ है, यानी न्यूटन्स का तीसरा नियम है, उसको ये लागू होता है दोनों पे। ठीक है, तो ये इनमें क्या है, ये सिमिलरिटीज हैं। ठीक है ना, उसके बाद हम बात कर लेते हैं इनमें डिफरेंसेस क्या है। तो सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि जो कूलाम फोर्स होता है वो माध्यम पर निर्भर करता है, यानी मीडियम पे डिपेंड करता है। इतने देर से मैं यही समझा रहा था आपको। ठीक है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो माध्यम पर निर्भर नहीं करता, यानी डज नॉट डिपेंड्स ऑन मीडियम। उसके बाद दोनों में एक बहुत ही बेसिक अंतर ये है, ध्यान से समझिएगा, कि दोनों में बेसिक अंतर ये है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, यानी जो कूलाम फोर्स होता है, यानी वैद्युत बल जो होता है, स्थिर वैद्युत बल, ये प्रतिकर्षण भी हो सकता है, आकर्षण भी हो सकता है, आप समझ रहे होगे। और जबकि गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है, वो केवल और केवल नेचर में कैसा होता है, अट्रैक्टिव नेचर का होता है, ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। ठीक है, तो ये इनमें एक डिफरेंसेस है। ठीक है, और भी बहुत सारे डिफरेंसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब दोनों में कंपेयर करते हैं कि कौन ज्यादा ताकतवर होता है। तो एक डाटा बताता हूं, आप ध्यान सुनना। हम यहां पर ले रहे हैं दो यहां ले लेते हैं, ऐसा करते हैं, फॉर 2 प्रोटॉन्स, 2 प्रोटॉनों के लिए ले लेते हैं पहले, यानी 2 प्रोटॉन है, ध्यान समझिएगा, एक प्रोटॉन ये रहा और एक प्रोटॉन ये रहा। इन दोनों प्रोटॉन को कुछ दूरी पर हम रख लेते हैं।
अब इन दोनों के बीच में एक द्रव्यमान के कारण गुरुत्वाकर्षण बल भी लगेगा और इन दोनों पर एक दूसरे के द्वारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी स्थिर वैद्युत बल, जिसको हम Fe से लिख रहे हैं, ये भी लगेगा। अगर इन दोनों को कंपेयर किया जाए तो ये पाया जाएगा कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है लगभग 10 की पावर 36 टाइम्स ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। किसके लिए? प्रोटॉन के लिए। अब इसमें हमें ले लेते हैं फॉर 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं और एक प्रोटॉन ले लेते हैं। इसको कंपेयर करें तो हम ये पाएंगे कि इस केस में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स का 10 की पावर 39 टाइम्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ये पॉइंट ध्यान रखना है। और अगर यही हम ले लें फॉर 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन के लिए ले लें, ये भी इलेक्ट्रॉन दूसरा वाला भी इलेक्ट्रॉन, तो इसके लिए आप ये पाओगे जो स्थिर वैद्युत बल है वो लगभग 10 की पावर, ध्यान से सुनिएगा, लगभग 10 की पावर 46 टाइम्स ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ये इतना होता है। तो ये पॉइंट आपसे पूछे जा सकते हैं। ये डाटा किसके लिए है? 2 प्रोटॉन के लिए, स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में तुलना। ठीक है, यहां पर ये किसके लिए? एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के लिए। और यहां पर किसके लिए है? एक है आप दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए ये वाला है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, मजे की बात सुनिए, जब इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है, देखिए इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 है, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? एक भी नहीं है। तो जब एक भी नहीं है तो 10 की पावर 36 है। जैसे एक इलेक्ट्रॉन आया थोड़ी वैल्यू बढ़ गई, जैसे एक इलेक्ट्रॉन और आया मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन में, तो ये वैल्यू और बढ़ गई। तो आपको ऐसे सीक्वेंसिया बना लेना, याद रखने का तरीका। तो आई थिंक ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब कर लें जो नए व्यूवर्स हैं। और वीडियो